Hello dear students, you are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini and today I am going to discuss chemical properties of alkane. इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी एल्केन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। इस समय मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। देखो, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, फिर बता देता हूं मैं आपको कि ये जो एल्केन्स होती हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं टुवर्ड द केमिकल्स, इसलिए इनको हमने एक नाम दिया था पैराफिन्स। इनका नाम क्या दिया था? लेस रिएक्टिव होने की वजह से इनको पैराफिन्स कहते हैं। उस लेस रिएक्टिविटी का फिर मैंने रीजन बताया था कि एक तो ये नॉन पोलर हैं और दूसरा कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए रिएक्टिविटी कम। अच्छा, फिर आप ध्यान से देखो इनकी रिएक्टिविटी का रीजन भी, जब नॉन पोलर है तो इन पर न तो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता और न ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता। बस इनकी रिएक्शन तो केवल तब हो सकती है, आप ध्यान से देखो, जब हो सकती है जब आप इनके बॉन्ड को ब्रेक कर सके, सिग्मा को, चाहे कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो या कार्बन कार्बन का। अच्छा, जब सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, होमोलिटिकल फिजन होगा, नॉन पोलर तो सीधी सी बात है, होमोलिटिक फिजन होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे। इसलिए इनकी रिएक्शन मेनली या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होंगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सपोज ये एच हटेगा तो उसकी जगह कोई फ्री रेडिकल आएगा। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, जैसे ए टाइप में बोले, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मेन रिएक्शन, नाम रहेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रहेंगी इनकी मेन रिएक्शंस। ठीक है, देखो बात, पहली मैं आपको इसकी रिएक्शन बता रहा हूं, हेलोजिनेशन या फोटो हेलोजिनेशन भी कहते हैं, हेलोजिनेशन और ऑल्सो नोन एज फोटो हेलोजिनेशन। पहले तो रिएक्शन देखो, ये था आपके पास में कोई एल्केन, इस पे हेलोजन की रिएक्शन कराई, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई भी हो सकते हैं, डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, या तो आप डालेंगे इस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर का मतलब 527 केल्विन से और 77 केल्विन तक, 773 केल्विन तक, यानी 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इस पर टेम्परेचर डालेंगे, तब इसका होमोलिटिकल फिजन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और एक तो बनेगा आपके पास में एल्काइल हैलाइड और HX। डिपेंड करता है, मैं आपको समझा दूं, मैकेनिज्म बताने से पहले आपको बता देता हूं, डिपेंड करता है कि आपने एक्सिस में कौन सा रिएजेंट लिया है। 1:1 में लिया तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। 1:1 में तो प्रोडक्ट एक बार बनेगा, एक लाइन। जैसे सपोज 1:1 लिया तो आपके पास में एल्काइल हैलाइड और HX। सपोज एल्केन एक्सिस में है, सपोज देखो इधर ध्यान से, ये आपके पास में CH4 कोई एग्जांपल लिखा और ये हेलोजन लिखा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। सपोज ये मेरे पास में एल्केन एक्सिस में है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ इसका मतलब, इसलिए केवल एक ही बार बनेगा और मोनो हेलो एल्केन बनेगी और ये बाहर निकल जाएगा आपके पास में HX। ठीक है, इसी तरह से दूसरा केस, यदि आपके पास में हेलोजन एक्सिस में है, या आपके पास में हेलोजन एक्सिस के अंदर है, कंडीशन वही, टेम्परेचर वगैरह अल्ट्रावोलेट रेडिएशन डालेंगे, अल्ट्रावोलेट को HNu भी लिख देते हैं या टेम्परेचर, समझ रहे हो हमारी बात। तो अब हेलोजन एक्सिस में डालेंगे तो इसमें पॉलीहेलोजिनेशन होगा, और जब तक रिएक्शन होती जाएगी, जैसे एक बार हुआ, जब तक सभी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हेलोजन से, तो सबसे पहले बनेगा CH3X, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, मोनो हेलो एल्केन बना। और रिएक्शन अब जब एक्सिस में तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा हेलोजन, ठीक है, फर्दर रिएक्शन करेगा तो डाई हेलो बनेगा, CH2X2 और कराओ तो फिर बनेगा CHX3 और भी कराइए तो CX4, ठीक है, और सब में हाइड्रोजन हटते चले जाएंगे। तो पहली लाइन तो ये कि डिपेंड करता है कि आपने किस में रिएक्टेंट का किस रेशो में रिएक्शन को सेलेक्ट किया है। सपोज 1:1 में एक बार बनेगा, एक्सिस में एल्केन लेंगे तो भी मोनो हेलो एल्केन बनेगी, हेलोजन एक्सिस के अंदर है तो पॉली हेलो एल्केन का मिक्सचर बनेगा आपके पास में, समझ गए। फाइनल जब तक चलती रहेगी रिएक्शन, जब तक कि पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखो इस रिएक्शन की, ये क्या है, एक चेन रिएक्शन है, आपको समझा देता हूं। चेन रिएक्शन है, रिएक्शन को स्टार्ट तो करते हैं हेलोजन, हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी कम है, इसलिए रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप होता है
इनिशिएशन स्टेप फर्स्ट जिसको कहते हैं वो है हेलोजन का बॉन्ड के फिजन होता है। ये जैसे हेलोजन, तो जब आप इसमें टेम्परेचर या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालोगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे हेलोजन्स के। इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर समझा देता हूं आपको। देखो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप समझना, केवल इसी की बात की जाए तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है। रीजन आपको पता है कि फ्लोरीन में क्या होता है, एक्चुअल में साइज है छोटा, सेकंड पीरियड एलिमेंट एक एक्सेप्शनल केस है। सेकंड पीरियड एलिमेंट होने की वजह से साइज कम तो एलपी रिपल्सन ज्यादा, इसलिए इसके बॉन्ड की एनर्जी इस क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है। जैसे मैं आपको किलो कैलोरी में डेटा दूं तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी होती है 58 किलो कैलोरी पर मोल, ब्रोमीन की होती है 46, फ्लोरीन की होती है साहब 38 और आयोडीन की होती है 36। तो ये इनकी किलो कैलोरी में है। डेटा मैं आपको समझा देता हूं किसके अंदर है, ये किलो कैलोरी पर मोल। इसके अंदर आपके पास में इनके बॉन्ड डिसोसिएशन के डेटा है। कुछ भी नहीं होता तो और कुछ नहीं होता तो आप समझते हो कि साहब ये सबसे स्लो रिएक्शन तो किसमें होती है, आयोडीन में। सबसे फास्ट तो होती है आयोडीन में, फिर फ्लोरीन में और क्लोरीन में सबसे कम। लेकिन ये तो केवल खुद की रिएक्शन है। अब बात करते हैं साहब इनकी रिएक्शन नेक्स्ट। जब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो अगले स्टेप में क्या करेगा, ये हेलोजन पर, ये एल्केन पर अटैक करेगा। स्टेप सेकेंड देखो, ये साहब आपके पास में सबस्ट्रेट है। सपोज ये मेरे पास में कोई एल्केन है, मीथेन वगैरह, और ये हेलोजन का फ्री रेडिकल। अब आप ध्यान से देखना इस स्टेप को, यहां पर भी होमोलेटिकल फिजन होगा, कंडीशन आपने दे रखी है। तो एक तो बनेगा HX, एक तो फॉर्मेशन किसका होगा, HX का, और क्या बनेगा, फ्री रेडिकल कार्बन का। आप ध्यान रखना, जब स्टेबल मॉलिक्यूल अनस्टेबल में बदलता है तो उसे कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये इस रिएक्शन का RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है। इसमें क्या बनना है, फ्री रेडिकल। और आपको समझा दूं, ये जो HX है, ये HX का फॉर्मेशन, इसमें क्या है, काफी हीट बाहर निकलती है। आपको समझा देता हूं, तो HX में सबसे ज्यादा एनर्जी किस में बाहर निकलती है, HF में, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है HF का। और ये R कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो इस रिएक्शन की जो एनर्जी है, देखो एक बार ध्यान से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस रिएक्शन की एनर्जी फ्लोरीन के केस के अंदर तो है -32 किलो कैलोरी में ही है, -32। क्लोरीन के लिए ये स्टेप एंडोथर्मिक है, +1 किलो कैलोरी। ब्रोमीन के लिए भी एंडोथर्मिक है ये स्टेप, 16 किलो कैलोरी। और आयोडीन के लिए भी ये एंडोथर्मिक स्टेप है, 33 किलो कैलोरी पर मोल। यानी आप ध्यान से देखो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर आपने एनर्जी दी, वो इसके फॉर्मेशन थे। वैसे आप ध्यान रखो HF के फॉर्मेशन में ज्यादा बाहर निकली, अदरवाइज और सब में नेट कम, ये स्टेप RDS। तो अब इन दोनों की बात की जाए, अब आप देखो इन दोनों स्टेप्स को चेक किया जाए कि भाई जब तक आप हेलोजन की कोई चीजें रिएक्शन नहीं कराओगे तो रिएक्टिविटी कैसे बनाई जाएगी। तो आप इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो नेट सबसे ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी हुई, फ्लोरीन की। अब आप एनर्जी चेक करो तो सबसे ज्यादा किसमें, फ्लोरीन में, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है किसका, हेलोजन का टुवर्ड्स द एल्केन। फर्स्ट स्टेप में केवल बॉन्ड ब्रेक से मतलब नहीं है, उसकी दूसरे पर जहां पर अटैक करेगा वो भी तो चेक करो और फिर बताओ रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी आएगी, फ्लोरीन। इन दोनों एनर्जी को आप ऐड करो तो सबसे लीस्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस किसमें होगा, फ्लोरीन में। अभी तक एंडोथर्मिक है, वैसे मैं आपको बता दूं लीस्ट एंडोथर्मिक स्टेप किसके अंदर है, फ्लोरीन में। उसके बाद में ये बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। तो ये इनकी रिएक्टिविटी। अब अगला स्टेप देखो, ये स्टेप था स्टेप सेकंड, फर्स्ट को कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, ये स्टेप सेकंड। अब स्टेप थर्ड देखो आप, स्टेप थर्ड में जब ये फ्री रेडिकल बन गया, ध्यान से देखिए, तो ये क्या करेगा, हेलोजन के अदर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। हेलोजन के जब अदर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो एक तो बन जाएगा आपके पास में RX और एक हेलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है, RX। और फिर वापस देखो यहाँ पर कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है, फिर देखिए ध्यान से, इसका ऑर्डर भी यही है, कार्बन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में कम, उसके बाद में कार्बन क्लोरीन की। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता चला जाता है तो ये बॉन्ड एनर्जी भी कम होती चली जाती है। तो सबसे ज्यादा हीट किसमें इवॉल्व होती है, फ्लोरीन में, फिर कार्बन आयोडीन में सबसे कम। तो यहां पर भी यदि फ्लोरीन ली जाए, आप देखना एक बार ध्यान से, यहां पर फ्लोरीन ली जाए तो उसके केस में ये एनर्जी है -70 किलो कैलोरी पर मोल। क्लोरीन के लिए है ये -26, ब्रोमीन के लिए ये एनर्जी -24 और आयोडीन के लिए ये एनर्जी है -20। आयोडीन के लिए कितनी है, -20 किलो जूल। अब आप इन तीनों को, अब अच्छा देखो, इन दोनों को कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप, ये होते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप।
इन दोनों स्टेप्स को यदि ऐड कर दिया जाए, आप ध्यान से देखो, इन दोनों के स्टेप को ऐड कर दिया जाए तो नेट रिएक्शन आ जाती है। तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं, एक बार वापस देखो। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी है, अब इन दोनों स्टेप्स को यदि ऐड कर दिया जाए, एक बार देख लो, यदि स्टेप सेकंड और थर्ड को मैं ऐड कर दूं तो आपके पास में नेट रिएक्शन आ जाए। ये तो साहब कोई एल्केन, इसकी रिएक्शन कराई किससे आपने, किससे, हेलोजन से, ये कोई हेलोजन, और एक तो बना आपके पास में एल्काइल हैलाइड, और क्या बन जाएगा साथ में HX। इन स्टेप फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया। यदि स्टेप फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करूं तो इन दोनों की एनर्जी को यदि ऐड कर दिया जाए फर्स्ट और, इनको प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं या नेट, तो ये तो हाईली एंडोथर्मिक, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगी आपके पास में 102 किलो कैलोरी पर मोल, और ये हो जाएगी आपके पास में -25, ये हो जाएगी आपके पास में -8, और ये हो जाएगी आपकी प्लस में 13, ये हो जाएगी प्लस में 13। तो कंक्लूजन ये निकला, देखो एक बार ध्यान से, कि ये जो हेलोजिनेशन है इसमें आयोडीनेशन, आयोडीनेशन एक कहती है एंडोथर्मिक, आयोडीनेशन तो है एंडोथर्मिक, और बाकी तीनों में कहती होती है ये एक्सोथर्मिक, बाकी तीनों रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। उसमें भी सबसे ज्यादा हीट किससे बाहर निकलती है, फ्लोरीन से, ध्यान रखना आप, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन फ्लोरीन थे। और फ्लोरीन के केस में, और फ्लोरीन के केस में आपको समझा देता हूं, बहुत ही डार्क में ही रिएक्शन हो जाती है, डार्क में रिएक्शन हो जाती है, एक्सप्लोसिव टाइप की होती है, एक्सप्लोसिव टाइप की, इसलिए ऑर्डिनरी कंडीशन पर इसको लैब में नहीं कराते। इसके लिए इनर्ट या तो नाइट्रोजन वगैरह या कोई इनर्ट सब्सटेंस डाले जाते हैं जो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी को कम करते हो। अच्छा, दूसरी बात आयोडीनेशन के लिए बता रहा था कि आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आयोडीनेशन एक स्लो रिएक्शन, जैसे एल्केन, और यहाँ पर रिएक्शन करा दी जाए किसकी, आयोडीन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और कैसी रिएक्शन है, एक स्लो रिएक्शन, जिसमें एल्काइल आयोडाइड और साथ में HI। दूसरी बात और सुनो, ये HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए ये एल्काइल आयोडाइड को वापस रिड्यूस कर देता है, एल्काइल आयोडाइड को क्या कर देता है, वापस रिड्यूस कर देता है, क्या बना देता है, एल्केन, एल्केन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, इसलिए आयोडीनेशन के लिए भी ये रिएक्शन सुटेबल नहीं है। हाँ, यदि आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो इस रिएक्शन को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराओ, लाइक HiO3, इसी तरह से HiO4, इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले जाते हैं। वो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं तो वो HI को वापस रिड्यूस कर देते हैं आयोडीन में। जैसे मैंने इस रिएक्शन को HiO3 डाला तो वो HI से रिएक्शन करके हटा देगा प्रोडक्ट को, आयोडीन बन जाएगी, बाकी वाटर बन जाएगा। बैलेंस करके लिखना चाहो तो आप 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 3 वाटर बनेगा, तो आप क्या करना है, यहाँ पर 5 ले लेना, ये इसकी बैलेंस हो गई। अब इसने क्या किया, देखो एक बार ध्यान से, HI प्रोडक्ट को तो रिमूव कर दिया, प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देखिए एक बार। दूसरी बात क्या किया, आयोडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्टेंट, तब भी फॉरवर्ड में। तो आयोडीनेशन के लिए रिएक्शन किस में कराई जाती है, फिर एक बार दोबारा बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ये था आपके पास में एलोजिनेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक टर्मिनेशन स्टेप और होते हैं, तो 2 तो ये प्रोपगेशन स्टेप हो गए, देन ये चलते रहते हैं। इसके बाद में एक टर्मिनेशन स्टेप, स्टेप 4 को कहते हैं टर्मिनेशन। उसमें क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में जितने भी ये एक्टिव स्पीसीज है, यदि आपस में कंबाइन कर दे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। एक्टिव स्पीसीज 3 थी इसके अंदर, एक तो हैलाइड हेलोजन फ्री रेडिकल, ये आपस में जुड़ जाए तो वापस क्या बन जाएगी, हेलोजन आगे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एक एल्काइल फ्री रेडिकल यदि आपस में रिएक्शन कर लें तो एल्केन बन जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल आपस में, एल्काइल फ्री रेडिकल और ये एल्केन फ्री रेडिकल, ये रिएक्शन करें जिससे एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो इसे कहते हैं आप टर्मिनेशन स्टेप। तीनों में से कोई भी हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ठीक। अब इनकी परसेंटेज वाइज बात करते हैं, देखो एक बार ध्यान से। अब आप थोड़े से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझो। ये था मेरे पास में थी प्रोपेन, सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं प्रोपेन का। इसकी रिएक्शन कराई साहब, क्लोरीन थे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी या फिर टेम्परेचर दिया, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, एक तो 2-क्लोरोप्रोपेन और एक फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन। ये 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं इस रिएक्शन के मोनोक्लोरो में, ठीक है। एक आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और इसको आप एन प्रोपाइल क्लोराइड या फर्स्ट, ठीक है। अब एक बार सुनो देख ध्यान से, एक रिएक्शन का नाम दिया जाता है रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन में 2 या ज्यादा 2 और मोर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनते हो डिफरेंट अमाउंट में,
सपोज ये एक्स अमाउंट में, ये वाई, 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हो डिफरेंट अमाउंट में, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रेजियो सेलेक्टिव। तो ये एक रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। इनकी परसेंटेज 2 बातों पर डिपेंड करती है, आपको समझा देता हूँ। रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपको पता नहीं, एक तो फ्री रेडिकल्स बने थे, तो एक तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एक तो क्या बने थे, फ्री रेडिकल, उसकी स्टेबिलिटी, 2 बातों पर डिपेंड करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। एक तो अब आपको पता है कि प्राइमरी फ्री रेडिकल कम स्टेबल होता है, सेकेंडरी ज्यादा होता है, और टर्सरी उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। 3 होते हैं फ्री रेडिकल। और दूसरा रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब एक क्लोरीन की बात की जाए, एक ब्रोमीन की बात की जाए, तो एक टर्म आती है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी समझाता हूं इसको। तो रिएक्टिविटी तो आपको पता है कि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है बजाय ब्रोमीन से, साइज छोटा, बॉन्ड एनर्जी वो मैंने आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को देख के तो क्लोरीन फास्ट रिएक्शन करता है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन, साइज लार्जर है। सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि साहब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पर इनकी रिलेटिव रेट क्या है। जैसे सपोज प्राइमरी पर, प्राइमरी फ्री रेडिकल पर क्लोरीन की 1 है, तो सेकेंडरी पर इससे ज्यादा, इससे कितनी ज्यादा, 3.8 टाइम्स, और टर्सरी यदि फ्री रेडिकल है तो 5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। ब्रोमीन की बात की जाए तो प्राइमरी पर यदि इसकी सेलेक्टिविटी 1 है तो सेकेंडरी पर ये 82 टाइम्स, और टर्सरी पर होती है आपके पास में 1600 टाइम्स। इसका मतलब ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है लेकिन सेलेक्टिविटी हाई। सेलेक्टिविटी को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो इसका मतलब हुआ कि ब्रोमीन यदि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी टाइप के फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो मेनली टर्सरी पर ही ऐड होने की सेलेक्ट करती है, टर्सरी को ही सेलेक्ट करती है, प्रोडक्ट यहां बनेगा। सेकेंडरी को बाद में करती है, प्राइमरी पे सबसे कम। क्लोरीन की बात की जाए हालांकि वो भी यही देती है, लेकिन सेलेक्टिविटी का ऑर्डर देखो आप, मच डिफरेंस है। तो प्रोडक्ट का फाइंड करने के लिए ये दोनों चीज चेक करनी पड़ती है, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी। तो इसके लिए प्रोडक्ट निकालते हैं जब हम, देखो जैसे यही था, एक तो एन प्रोपाइल क्लोराइड पहली में, एक तो बना एल प्रोपाइल क्लोराइड, और एक बना था आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो आप बोलेंगे एक तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की, कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे एन प्रोपाइल क्लोराइड को बनाने के लिए। तो आप देखो एक बार ध्यान से, और एन प्रोपाइल क्लोराइड में प्राइमरी कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे और क्या रिएक्टिविटी थी। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड को बनाने के लिए ध्यान से देखो, एन प्रोपाइल के लिए 6 हाइड्रोजन है, यानी 6 है, और 6 के 6 कहते हैं प्राइमरी टाइप के। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 6 एंड देयर टाइप प्राइमरी, एंड सेलेक्टिविटी कितना है उसका 1। अच्छा, आइसो को बनाने के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में इस प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2, उनकी सेलेक्टिविटी या रिएक्टिविटी कितनी है, 3.8 टाइम्स प्राइमरी से। देख लो एक बार ध्यान से, सेकेंडरी में 2, इसमें सेकेंडरी कार्बन है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे ये इस रेशो में बनेंगे, देखो एक बार, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे इस रेशो में, यानी एन प्रोपाइल क्लोराइड का मिक्सर में 6 टाइम होगा, और जो आइसोप्रोपाइल है वो होगा 7.6 टाइम। जैसे कोई पूछे साहब परसेंटेज निकालिए, जैसे परसेंटेज निकालनी है आपको आइसोप्रोपाइल की, ज्यादा ये बना, ये मेजर प्रोडक्ट है। आइसोप्रोपाइल की कहता है कोई परसेंटेज निकाल के बताओ रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की, तो आप बताएंगे कि साहब इसका कितना बना आपके पास में 7.6, कितने में टोटल कर लो, बोले 13.6 था टोटल मिक्सर 100 में इतना, तो ये नियरली आपके पास में 55% आएगा। तो 55% आएगा ये आइसोप्रोपाइल, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा 44%। ये इनके मिक्सर में अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। एक और देखो रिएक्शन इसी तरह की, क्लोरीन के लिए भी देखो आप, ब्रोमीन के लिए दिखाता हूं, इसी की परसेंटेज देखो कितनी आती है, देखना। ठीक इसी रिएक्शन को मैं ब्रोमीन के लिए समझाता हूं। रिएक्शन कराई साहब ब्रोमीन से, तो वही 2 प्रोडक्ट बनेंगे मोनो में, एक तो बनेगा आपके पास में 2 ब्रोमोप्रोपेन और एक बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह से आपके पास में 2 प्रोडक्ट पॉसिबल थे। परसेंटेज निकाल ली इनका रेतो, तो आप बोलेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड और एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड को फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल 6, किस टाइप के, प्राइमरी। अब मैं पूछूं इसको एन को, सॉरी आइसो को बनाने के लिए, तो आपके पास में 2, आइसो को बनाने के लिए कितने कार्बन हाइड्रोजन रिप्लेसेबल 2, ठीक है, किस टाइप के हैं वो, सेकेंडरी। सेकेंडरी की रिएक्टिविटी कितनी है 82 टाइम्स। एन को बनाने के लिए कितने हैं आपके पास में 6, किस टाइप के हैं वो, प्राइमरी। तो ये कंपाउंड बनेंगे आपके पास में 4
164/6 इस रेशो में बनेंगे, यानी मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, आइसो। यदि परसेंटेज आपको निकालनी है आइसो की तो आपके बोलेंगे 164 टोटल हो जाएगा 170 × 100। आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, ये नियरली 97%, यानी इतना डिफरेंस है। ब्रोमीन पर बात की जाए तो जो फिर बताता हूं इसकी सेलेक्टिविटी का आप रेशो देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो मेनली मोर स्टेबल फ्री रेडिकल को ही सेलेक्ट करता है। ये कितना बना आपके पास में, नियरली 97% और ये ओनली 3%। वहां पर कितना बना था, 55 और 45 कंपेरेबल था। यहाँ पर कंपेरेबल नहीं, एक मेजर कंपाउंड है, मेनली कंपाउंड है, आप ध्यान रखें। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड दिखाता हूं, देखो एक रिएक्शन देखिए, एक आइसोब्यूटेन पर हेलोजिनेशन करा के दिखाता हूं आपको, देखना आप समझना। आइसोब्यूटेन पर हेलोजिनेशन, ये साहब आइसोब्यूटेन आप देखेंगे ना तो इससे एक लाइन आपको समझ बैठेगी। ये आइसोब्यूटेन, इस पर भी मोनोक्लोरिनेशन कराया सनलाइट की प्रेजेंस में। दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो बन सकता है साहब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, देखना आप और कंफ्यूज मत हो जाना, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा और एक आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। देखो ये दो प्रोडक्ट इसमें भी पॉसिबल है। अब साहब इनकी बोले रिलेटिव अमाउंट निकालनी हो तो देखो, एक तो क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और दूसरा कौन सा बना है आपके पास में, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। चेक करो, एक है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब वापस बताओ मेरे को, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनाने के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोले साहब 1 है। किस टाइप का है, टर्सरी की रिएक्टिविटी का या सेलेक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी के कंपैरिजन में 5 टाइम्स। अब बोलो इसको आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनाने के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोले 9, उनके रिएक्टिविटी प्राइमरी की कितनी है, 1। तो आप ध्यान से रखना, प्रोडक्ट टर्सरी तो बना कितना, 5 टाइम्स, और ये कितना बनेगा, 9 टाइम्स। यदि टर्सरी की अमाउंट निकाली जाए, मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, बोले साहब परसेंटेज बताओ टर्सरी ब्यूटाइल की, यदि टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड की परसेंटेज निकाली जाए मिक्सर में तो ये बना 5। टोटल मिक्सर कितना हो गया आपके पास में, 14। इंटू करो 100 से, तो आपको बहुत पता लगेगा। और गुड इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ये ओनली कितना बनेगा आपके पास में, ये इससे कम बनेगा। यानी जो आइसोप्रोपाइल है ना, ये तो आपको परसेंटेज निकालते हैं, ये 64 के आसपास बनता है, और ये ओनली 26%, 26 या कितना आएगा देख लो एक बार ध्यान दे, 36, ये बनेगा 36%। इंटरेस्टिंग। तो आप ध्यान रखना, केवल क्लोरीनेशन के केस में, आपको फिर समझा देता हूं, क्लोरीनेशन के केस में केवल फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से मेजर प्रोडक्ट मत लिख देना। यानी मेजर प्रोडक्ट ये बना, आप ध्यान से देखो, मेजर प्रोडक्ट ये बना, ये 64% है, ये ओनली कितना है, 36%। चेक करके देख लेना, आंसर नियरली 36% आएगा। समझ रहे हो हमारी बात। तो क्या किससे चेक करेंगे क्लोरीनेशन में, इस फॉर्मूले से कि कौन सा ज्यादा है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एज वेल एज देयर सेलेक्टिविटी रेशो। अच्छा, अब यही रिएक्शन यदि ब्रोमिनेशन में होती है, एक बार देख लो, इस रिएक्शन को ब्रोमिनेशन करा के दिखाता हूं। यदि ये ब्रोमिनेशन की रिएक्शन होती तब भी प्रोडक्ट तो ये 2 ही बनते और कितनी अमाउंट बनती वो समझाता हूं। देखना, देखो यदि ये ब्रोमिनेशन है तो आप समझना कितना परसेंट में क्या बनेगा, आप देखेंगे। सपोज इसी रिएक्शन को मैं क्या करा देता हूं, ब्रोमीन से करा देता हूं, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और उसी तरह से प्राइमरी बनेगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड की जगह करें था अब आप ब्रोमाइड। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी चेक करना, आप देखो आपको क्या पता लगे, देखना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की परसेंटेज निकालते हैं और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की देखते हैं मिक्सर में क्या रेशो है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, टर्सरी टाइप है, जिसकी सेलेक्टिविटी ब्रोमीन के केस में कितनी थी, प्राइमरी के कंपैरिजन में कितनी थी, 1600 टाइम्स। प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 9, सेलेक्टिविटी कितनी है उसकी 1, इस रेशो में बनेंगे। यानी ये बनेगा आपके पास में 1600 टाइम्स और ये कितना रहेगा, 9। जैसे मैं कहता हूं अब मुझे परसेंटेज निकालो साहब किसकी, टर्सरी ब्यूटाइल, देखना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, आप चेक करके देखेंगे तो आपको एक लाइन पता पड़ेगी। बोलेंगे साहब कितना बना मिक्सर में, 1600। टोटल मिक्सर कितना हो गया, 1609 × 100। आपको पता लगेगा, ये पता है मिक्सर कितना है, नियरली 99.5%। यानी ये मिक्सर में कितना बना, 99.5%, और ये ओनली 0.5% बस। तो आपको बता देता हूं फाइनल कंक्लूजन, यदि ब्रोमीन की रिएक्शन आती है एग्जाम में तो आप बिना देखे या बिना कैलकुलेशन के हमेशा यही ऑर्डर रहेगा मेजर माइनर का। टर्सरी एल्काइल ब्रोमाइड मेजर रहेगा, ऑलवेज कैलकुलेशन करो या मत करो।
सेकेंडरी थोड़ा कम और प्राइमरी और भी कम। लेकिन हाँ, क्लोरीनेशन की यदि बात की तो आपको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी चेक करने पड़ेंगे, या फिर आपको इस फॉर्मूले से एक बार चेक करना पड़ेगा कि इस कंपाउंड को बनाने के लिए कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और क्या उनकी रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी है। क्लियर? तो एक रिएक्शन हुई आपके पास में हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। रेजियो सेलेक्टिविटी का एक एग्जांपल और देता हूं, एक बार देख लो। अब देखो एक रिएक्शन और देखिए, ये था मेरे पास में एन ब्यूटेन, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन थे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट है मोनोक्लोरो में, एक बार फिर देख लो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। एक तो बनेगा 2-क्लोरोब्यूटेन और एक बनता है 1-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा? 1-क्लोरोब्यूटेन। अब देखने वाली बात है कि ये जो 2-क्लोरोब्यूटेन है ये क्या है? इसमें कायरल कार्बन है। ये कैसा है? कायरल कार्बन। चेक कर लो। तो बोले साहब ये जो मिक्सर है ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव? अब देखना एक बार ध्यान से, ये मिक्सर ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, ये चेक करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर क्या बना हुआ है? कायरल कार्बन। अब समझना ध्यान से, फ्री रेडिकल बनेंगे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा। देखो जब इसमें से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो ये आपके पास में सेकेंडरी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। देख लो एक बार, इस कार्बन से यहाँ पे बनेगा वो, और इसमें क्या जुड़े हुए था? ये एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल, ये फ्री रेडिकल है। अब आप ध्यान रखना, ध्यान से समझ ले मेरी बात को। जब ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस पर क्या है? एक पी ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखो आप, पी ऑर्बिटल में इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, खास लाइन में इसमें स्ट्रक्चर पी ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन है ना, उसको प्लेन के अबव और बिलो दोनों तरह से बोल सकता हूं। देखना ऐसे भी लिख सकता हूं इस फ्री रेडिकल को, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल को मैं इस तरह भी बोल सकता हूं। देखिए आप एक बार ध्यान से देखो, एक डंबल है पी, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी है, एक ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी। अब जब बात करेंगे आप हेलोजन से इस फ्री रेडिकल की, तो इसका मतलब हुआ कि हेलोजन प्लेन के अबो और प्लेन के बिलो दोनों तरफ जुड़ सकता है। यानी कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक मॉडिफिकेशन होगा। ध्यान से देखो, रेसिमिक मॉडिफिकेशन का मतलब CH3C और सपोज ये H है और ये C2H5। यदि हेलोजन फ्री रेडिकल अबो और बिलो, एक तो ऐसा हो सकता है कि एक Cl यहां पर जुड़े, दूसरा क्या हो सकता है कि एक नीचे भी जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से देखिए, तो दोनों ही आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे। इनमें एक कोई डी है और दूसरा कौन सा है? एल। और आप ध्यान रखना कि जब कंपाउंड सेम है तो एनएनसीओमर बोलते हैं इसको, और जब इक्वल अमाउंट में बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? रेसेमिक मिक्सर या रेसेमिक मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा, रेसेमिक मिक्सर बनेगा, यानी कंपाउंड कैसा रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आप ध्यान रखना, एक जनरल रूल है, मैं आपको समझा देता हूं। जनरल रूल, यदि रिएक्टेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। यदि रिएक्टेंट आपके पास में ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, जो जहां से रिएक्शन सेंटर आप चेक कर रहे हो वो इनएक्टिव है, तो प्रोडक्ट भी कहता रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। यदि कायरल सेंटर आ भी गया तो इक्वल अमाउंट में डी और एल फॉर्म बनेगी, रेसिमाइजेशन होगा मतलब। तो एक रिएक्शन थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसके कई सारे आपको एग्जांपल दिखाए, नाम था उसका हेलोजिनेशन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है इसी तरह से फ्री रेडिकल के 3-4 एग्जांपल्स हैं, वो बता रहा हूं आपको। सेकंड रिएक्शन सल्फोनेशन। सेकंड है साहब सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन कराते हैं, आपको समझा देता हूं। कंसंट्रेटेड H2SO4 थे। इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें SO3 के फ्यूम्स बाहर निकलते रहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक किसके आते हैं वो फ्यूम्स? SO3 डिजोल्व होती है, उसके बाहर निकलते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसकी बात सुन लो, यदि आपके पास में एन एल्केन है, एन एल्केन यानी स्ट्रेट एल्केन है, तो कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए उसके अंदर चेन में। ठीक है, ब्रांचिंग में तो खैर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बन जाता है, क्योंकि रिएक्शन है कि H2SO4 क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, फ्री रेडिकल इजी नहीं बनता, ये काफी स्टेबल होता है। तो एन एल्केन में कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए। तो साहब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 से, कंसंट्रेट H2SO4 थे, वही 4 होते 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। आपको बता दूं जनरल रिएक्शन होती नहीं, होमोलेटिकल फिजन होगा। और इसमें देखो इसका भी होमोलेटिकल फिजन करोगे आप इस तरीके से, होमोलेटिकल फिजन से ही बनते हैं ये। होमोलेटिकल फिजन होगा तो एक तो वाटर बाहर निकलेगा और एक बनेगा एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। और आपको बता दूं ये एल्केन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर जो बनता है ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है,
रिएक्शन कहती है ये रिवर्सिबल। इसलिए यदि आपको प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हो तो इसके अंदर जो H2 है तो फौरन इसमें SO3 और डिजोल्व करो, और SO3 जब डिजोल्व कर दी जाती है तो इसको क्या कह देते हैं आप, ओलियम, और फॉर्मूला ऐसे भी लिख दिया जाता है H2H2O7। उसका रीजन है कि SO3H2O को एब्जॉर्ब करके वापस H2SO4 बना देती है, इसलिए रिएक्शन की तरफ से शिफ्ट हो जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रिएक्शन थी आपके पास में सल्फोनेशन। और बताता हूं 2-3 एग्जांपल। देखो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, आप ध्यान रखें कौन सी रिएक्शन चल रही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखो, नाइट्रेशन। नेक्स्ट है जैसे नाइट्रेशन, देखिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए भी किससे कराते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। इसमें भी ध्यान रखना, इस कंसंट्रेटेड HNO3 को फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर किसके फ्यूम्स होते हैं, NO2 के फ्यूम्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन एल्केन प्लस HNO3। ये था HNO3 की स्ट्रक्चर है, आपको समझा देता हूं। ये था HNO3 है नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन होगी उसी तरह से, करीब 4 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, फ्यूमिंग लिया जाता है, फ्यूम्स। ठीक है ना, फ्यूम्स होते हैं, आप ध्यान रखना। फ्यूमिंग HNO3 है, होमोलिटिकल फिजन होगा, यहीं से तोड़ना, क्योंकि इस पार्ट में रेजोनेंस है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड करेक्टर है, ध्यान रखें आप, सिंगल को ब्रेक कर दो। तो एक तो बनेगा आपके पास में नाइट्रोएल्केन और एक बन जाएगा वाटर। अच्छा, इस टेम्परेचर पर कई बार क्या होता है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। जैसे ईथेन है, ईथेन पर नाइट्रेशन कराया तो प्रोडक्ट बहुत से बनते हैं। जैसे देखो क्या क्या बनेंगे, आपको समझाता हूं। एक तो नाइट्रोमीथेन, ठीक है। एक आपके पास में नाइट्रो ईथेन, दोनों बनेंगे, ध्यान रखना। यानी नाइट्रोमीथेन तो कैसे बनेगी, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है तब बन जाता है, और यदि एच टूटा तो ये तो मिक्सर में मिलता है, आप ध्यान रखें आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में नाइट्रेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है रीड रिएक्शन कहते हैं उसको, फोर्थ रिएक्शन है रीड रिएक्शन, या इसका नाम है क्लोरोसल्फोनेशन। रीड रिएक्शन या नाम है क्लोरोसल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन। इसमें क्या करते हैं, एल्केन की रिएक्शन कराते हैं, SO2Cl2। इस SO2Cl2 को पता है क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। आयोनिल नहीं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड नाम है इसका, क्लोराइड। अल्ट्रावोलेट रेडिएशन में कराते हैं तो इसमें से भी अल्ट्रावोलेट या टेम्परेचर देते हैं, जिससे एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है, SO2Cl प्लस, और क्या बाहर निकल जाता है, HCl। एल्केन सल्फोनिल क्लोराइड आगे सोप वगैरह बनाने में काम आता है, ध्यान रखना आप। ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन होते हैं। देखो आपको बताऊं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर इस तरह से, ये साहब आपके पास में सल्फ्यूरिल क्लोराइड, होमोलिटिकल फिजन होगा, इसका भी तो ये H बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये HCl को बाहर कर देना और ये बन जाएगी आपके पास में सल्फोनिल क्लोराइड के बारे में। ठीक है, और रिएक्शन बताता हूं। ये कुछ इसकी क्या थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन थी, ये सभी थी फ्री रेडिकल। कुछ अदर रिएक्शन भी है, वो भी आप चेक करो इसके अंदर। ठीक है, जैसे देखो एक रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट इसकी फिफ्थ रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि जो एन एल्केन होती है, ध्यान से सुनो, जैसे ये एन ब्यूटेन है, एन एल्केन्स, जैसे एन ब्यूटेन थी सपोज ये, ठीक है, कौन सी है ये, एन ब्यूटेन्स। इनको एनहाइड्रस ElCl3 और HCl के साथ जब ट्रीट कर दिया जाए, हीट कर दिया जाती है, ब्रांचिंग में बदल जाती है, ये ब्रांच्ड एल्केन बन जाती है। जैसे ये एन ब्यूटेन थी, किसमें बदल जाती है, आइसोब्यूटेन में। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन। इसी तरह से जैसे सपोज मेरे पास में एन पेंटेन है और ये इसमें कंडीशन दी जाए तो इसमें मिक्सर बनता है, किस किस का, आइसोपेंटेन बनेगा प्लस नियोपेंटेन प्लस, और क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। तो एन एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आइसोमराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा पेट्रोलियम की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आइसोमराइजेशन किया जाता है। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद पेट्रोलियम के बारे में आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, और बताऊंगा क्वालिटी कैसे चेक की जाती है। इसलिए ये रिएक्शन पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए काम ली जाती है, इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, किससे कराते हैं आप इसको, एनहाइड्रस ElCl3 और HCl से। नेक्स्ट रिएक्शन देखो इसमें, नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, देखो एल्केन का ऑक्सीडेशन, वैसे तो मैं आपको बता रहा था कि एल्केन रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों से रिएक्शन नहीं करती, कुछ खास कंडीशन में करते हैं, वो बता देता हूं। जैसे कहीं पर टर्सरी हाइड्रोजन है, टर्सरी यदि हाइड्रोजन है तो एल्केलाइन KMnO4, कहता एल्केलाइन KMnO4
से ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, टर्सरी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी एल्कोहल में। जैसे देखो आइसोब्यूटेन है, टर्सरी हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सपोज ये मेरे पास में आइसोब्यूटेन एल्कलाइन KMnO4 डाला, तो टर्सरी हाइड्रोजन को टर्सरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो एक तो इससे ऑक्सीडेशन हो सकता है, एल्कलाइन KMnO4, कंडीशन ये कि टर्सरी हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो नहीं होगा। दूसरा क्या है कि जैसे ये आपके पास में एल्केन है, कितनी भी बड़ी एल्केन हो, जो लार्जर साइज की होती है जनरली वो देती है, ये क्या है, इनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाए एयर से इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हो या फिर मैग्नीज एसीटेट ले सकते हो, कोई भी एल्केन मैग्नीज एसीटेट या एल्केनोइड, जैसे मैग्नीज एसीटेट और सिल्वर ऑक्साइड गए, तो लास्ट कार्बन जो होता है इनका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एसिड में, और बाकी हाइड्रोजन वगैरह H2 बना के बाहर निकल जाते हैं, तो ये एल्केन से कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये दो इसकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की। बाकी जनरली जैसे बियर्थ रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह वो इन पर रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन नहीं होती। और देखो इनमें कुछ रिएक्शंस हैं और समझाता हूं आपको, एक दो रिएक्शन इनकी। और जैसे एक रिएक्शन है इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद स्टीम, इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद स्टीम। तो एल्केन, ये कोई भी एल्केन जब स्टीम से रिएक्शन करेगी, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है निकिल की प्रेजेंस में, करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन है, निकिल रखा जाता है कैटलिस्ट, तो इसके अंदर CO प्लस H2 बनते हैं। क्या बनते हैं, CO प्लस H2। और इस मिक्सर को कहते हैं हम, इसके कई नाम हैं, इसके अलग अलग प्रोपोर्शन बताएं। इसको सिन गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, सिंथेसिस गैस भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर गैस। और क्या कहते हैं इसको, वाटर गैस। ठीक है, एल्केन को जब स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपके पास में CO प्लस H2। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2, और इसमें ये तो एल्केन ले लिया और ये स्टीम H2O, ये क्या है आपके पास में स्टीम H2O। ठीक है, N मॉलिक्यूल इसके लिए निकिल और इसकी प्रेजेंस में, तो आपके पास में N तो बनेंगे साहब CO, N तो क्या बन जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, और बनेंगे आपके पास में स्टीम से H2O बनेंगे। ठीक है, कितने, 2N प्लस 1 इतना बनेगा H2 इतने बनेंगे H2। जैसे देखो एक बार सपोज ये मीथेन है, रिएक्शन कराई किससे, H2O स्टीम में, ध्यान रखना। तो एक तो बन जाएगा CO और 6 हाइड्रोजन है तो 3 बनेंगे आपके पास में H2, 3 बनेंगे H2। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं क्योंकि इस रिएक्शन में कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाता है हाइड्रोजन का, इस रिएक्शन से एल्केन से। कैसे करते हैं, इसके अंदर फिर वापस ये जो मिक्सर है इसके अंदर फिर स्टीम पास करते हैं, इसके अंदर फिर स्टीम पास करते हैं, या तो आयरन ऑक्साइड लेते हैं Fe2O3, या तो लेते हैं आयरन ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रेजेंस में, आप आगे रिएक्शन या ये लेते हैं या कोबाल्ट ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो ये फर्दर रिएक्शन करे, CO तो कन्वर्ट हो जाती है CO2 में, और हाइड्रोजन और बन जाते हैं, यानी मोर अमाउंट बनती है हाइड्रोजन की, इसलिए इस रिएक्शन को सिन गैस का शिफ्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, और क्या काम लिया जाता है, कॉमर्शियल स्केल पर हाइड्रोजन प्रिपेयर की जाती है इस मेथड से। ठीक है, तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक और समझाता हूं, उनकी रिएक्शन छोटी छोटी सी और है, 2-3 देखो एक बार ध्यान से। एक रिएक्शन है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मतलब आप समझते हो कि साहब हाई टेम्परेचर पर करीब 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई, इनको जब हीट करते हैं तो ये बहुत से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। करीब 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं ना, तो इनमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूट जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट जाते हैं, तो बहुत से प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये प्रोपीन बनी प्लस H2। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कि एक तब आपके पास में इथेन बने और एक मीथेन बने, एक तो इथेन और एथिलीन बनेगी, एक तो बनेगी एथिलीन और ये क्या बन जाएगा, CH4। ठीक है, कहीं से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो और यहाँ से सपोज एक H हटाओ, जब यहाँ से H हटेगा तो ये तो डबल बॉन्ड और ये CH4, तो ऐसे मिक्सर बनते हैं हाइड्रोकार्बन के, क्या बन जाते हैं ऐसे मिक्सर, और हाइड्रोजन, इसको कहते हैं पायरोलाइसिस। अच्छा, यदि इस रिएक्शन को एक बार वापस देखो, यदि इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा दिया जाए, कैटलिस्ट में सबसे बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं, मैं आपको बता दूं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मोलिब्डेनम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड एट ए कैटलिस्ट, और फिर हीट कर दिया जाए तो इनको कह देते हैं अपन कैटालिटिक पायरोलाइसिस। ठीक है, क्रैकिंग कहते हैं इसको, क्या कह देते हैं, क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग।
क्रैकिंग का मतलब भी वही है, बॉन्ड को ब्रेकिंग करना, कैटालिटिक क्रैकिंग। तो कैटलिस्ट डालने थे भी, ये बहुत से बन जाते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से है ना, ऐसे कैटलिस्ट दिया जाता है, इसको कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। तो इसमें भी क्या है कि एल्केन छोटे छोटे मिक्सरों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लेस वोलेटाइल कंपाउंड है ना उसके अंदर। जैसे देखो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, जैसे इसी तरह से ये मेरे पास में C12 और एल्केन में कितना हो जाएगा 26, इसको कहते हैं डोडेकेन, डोडेकेन ये है मेरे पास। और इसको अभी मैंने कैटालिटिक करा दिया, इसका क्रैकिंग हीट कर दिया कैटलिस्ट डाल के। कैटलिस्ट में आपको पता है ना कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड वगैरह है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, Cr2O3, ये काम आते हैं, एल्यूमिना वगैरह, इस तरह के कैटलिस्ट। तो ये क्या टूट जाती है, इसमें 7 कार्बन का तो बनता है एल्केन, बहुत सा मिक्सर बनता है, एक ही नहीं 7 कार्बन का एल्केन और 5 कार्बन की बन जाएगी एल्कीन, इस तरह से। अब आप ध्यान रखना, जैसे यही था आपके पास में, इधर देखो जैसे सपोज ये है मेरे पास में, और यहाँ से ये कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। तो जैसे मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, आप ध्यान रखना, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री होगी, इस जगह से एक H निकलेगा। तो सपोज इसके अंदर 4 कार्बन का तो बन गया एल्केन, 4 कार्बन का तो क्या बन गया आपके पास में एल्केन, C4H10, 4 कार्बन का एल्केन, और 2 कार्बन की क्या बन जाएगी एल्कीन, C2H4। ये लो, तो इसको कहते हैं अपन क्रैकिंग। एक और बढ़िया रिएक्शन इसकी, एक और बढ़िया रिएक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम है उसका रिफॉर्मिंग। ये तो क्रैकिंग था, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट रिएक्शन जो भी चल रही है आपके पास में, रिफॉर्मिंग। इसके लिए आप समझो पहले इस लाइन को, इसके अंदर कार्बन की चेन में 6 से और 8 हाइड्रोजन कार्बन होने चाहिए, यानी कार्बन में जो चेन है ना वो कितने की होनी चाहिए, कार्बन की चेन 6 से 8 तक की। ऐसे एल्केन को प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, और करीब आप समझ लो 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो पहले तो होता है साइक्लाइजेशन, पहले तो क्या हो जाता है साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन का मतलब एक रिंग बनती है पहले, समझ रहे हो, और उसके बाद में होता है एरोमेटाइजेशन, उसके बाद में होता है एरोमेटाइजेशन, यानी ये किस में बदल जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, बेंजीन और उसके सब्स्टिट्यूएंट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो रिफॉर्मिंग है ना ये भी पेट्रोलियम की क्वालिटी को इंप्रूव करने में काम ली जाती है रिएक्शन। जैसे देखो सपोज मेरे पास में एन हेक्सेन है, क्या है मेरे पास में एन हेक्सेन, इसी कंडीशन में इसको गर्म कर दिया तो सबसे पहले साइक्लाइजेशन होगा, एन हेक्सेन में थे हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएगी, किसमें बदल जाएगी साइक्लोहेक्सेन में। इसके बाद में होगा एरोमेटाइजेशन, यही कंडीशन फिर दो, ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये बेंजीन में, बाकी जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब आप एक लाइन और समझा दूं, इस साइक्लाइजेशन के लिए, साइक्लाइजेशन यानी ये जो बनती है साइक्लोएल्केन, इसको एरोमेटिक में कंपाउंड करने के लिए ये भी ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया आपको समझा दूं, पैलेडियम और चारकोल ये इसके संग गर्म कर दो, या सिलेनियम और चारकोल के साथ हीट कर दो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और यदि एक ही बार में करना हो एरोमेटाइजेशन, या इसके कई नाम है आपको समझा देता हूं, रिफॉर्मिंग भी कहते हैं इसको, एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं, इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं और हाइड्रोफॉर्मिंग भी कहते हैं, और क्या कह देते हैं इसको हाइड्रोफॉर्मिंग, इसको हाइड्रोफॉर्मिंग भी कहते हैं। इसी तरह से सपोज एन हेप्टेन होता, अब आप समझो क्या होता मेरे पास में एन हेप्टेन, और एरोमेटाइजेशन करा देता, आप चाहो तो इससे करा सकते हो साइक्लाइजेशन से फिर एरोमेटाइजेशन करा दो, या फिर और भी है मेरे पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड है एल्यूमिना के साथ, बेस एल्यूमिना होना चाहिए, मोलिब्डेनम ऑक्साइड बेस एल्यूमिना होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से क्रोमियम ऑक्साइड बेस क्या लिया जाएगा एल्यूमिना, इसके साथ टेम्परेचर वही 500 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके प्रेजेंस में करा दिया जाए तो एक बार बदल जाती है। तो एन हेप्टेन है तो 6 कार्बन जुड़ेंगे रिंग में और बाकी एक्स्ट्रा कार्बन बाहर रह जाएंगे, इसलिए किसमें बदल जाएगी टोलुइन में, हाइड्रोजन बाहर, इससे भी करा सकते हो आप एरोमेटाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से देखो एक क्वेश्चन, सपोज एन ऑक्टेन होती, इधर देखो क्या होती एन ऑक्टेन, और मैं ये एरोमेटाइजेशन कराता और आपसे पूछता बताओ कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो ध्यान से देखो, एक तो आपको पता है ना पहले साइक्लाइजेशन करा देना फिर हाइड्रोजन, एक तो बनेगी इथाइल बेंजीन प्लस, अब आपको फिर समझाता हूं एन ऑक्टेन देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप क्या करेंगे 6 कार्बन को ऐड कर देंगे, 1 से लेके और 6 तक करेंगे तो 2 इथाइल बनेंगे, तो इथाइल बेंजीन, और 6 कार्बन आप इसे भी कर सकते हो, जैसे ये कार्बन 1 है और ये कार्बन आपके पास में 6 है,
तो इससे क्या है कि जो दो एंड जुड़ेंगे उनके पास पे वैलेंसी फ्री, सपोज ये 1 था और ये 6 था, तो इन पर भी आपके पास में 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे। और जब आपको पता है 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं, बाकी हाइड्रोजन को बाहर करना, तो क्या बनती है, जाइलीन। एडजेसेंट रहेंगे इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोजाइलीन। तो ऑर्थोजाइलीन भी बनती है एन ऑक्टेन से। ये आपके पास में क्या था, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, या इसको क्या नाम था अपने पास में, रिफॉर्मिंग। इस तरह की इसमें कुछ रिएक्शंस थी आपके पास में एल्केन में। बस एल्केन की रिएक्शन तो यही थी, बाकी कुछ आपको इसके पर्टिकुलरली मीथेन की रिएक्शन है 2-3, वो मैं आपको समझा देता हूं। मीथेन की एक तो लैब मेथड, एक प्राइमरी कंपाउंड है आपके पास में मीथेन, जिसको आप सिंपल मार्स गैस भी कहते हो, नेचुरल गैस भी कहते हो, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन देख लो पहले तो। लैब में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये होता है कार्बाइड आयन, मैं आपको समझा दूं, एल्यूमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला इस तरह से, इसमें कार्बाइड आयन ये ध्यान रखना, इनके हाइड्रोलाइसिस से बनाते हैं। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये एलिमेंट तो कन्वर्ट हो जाएंगे अपने हाइड्रोक्साइड्स में, ठीक है, और कौन सी गैस देंगे, मीथेन। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, इसको तो कन्वर्ट कर देना बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या बनेगी, मीथेन। इसमें ध्यान रखें कार्बाइड आयन ये है, एल्यूमिनियम कार्बाइड और बेरिलियम कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस से बनाते हैं, मार्स गैस कहते हैं, या आपको पता है नेचुरल गैस भी यही का नाम है। इसकी कुछ बाकी रिएक्शन तो सेम है ही, कुछ खास रिएक्शन है वो देख लो आप, इसकी 2-3 रिएक्शन। जैसे एक रिएक्शन है इसकी, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और देखना कंडीशन 1100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रखा जाए कॉपर की प्रेजेंस में, एयर से इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है मिथाइल एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मिथाइल एल्कोहल में। ये इसकी कंडीशन थी। यदि इसका ऑक्सीडेशन करा दिया जाए मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये एम मोलिब्डेनम ध्यान रखना इसके साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फॉर्मल्डिहाइड में। ऐसे कुछ इसकी रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है, किसमें बदल जाती है, फॉर्मल्डिहाइड में। यदि इस पर N2 गैस से रिएक्शन, इलेक्ट्रिक आर्क समझते हो, मीथेन और नाइट्रोजन मिला के इलेक्ट्रोड लगा के करंट पास कर दिया जाए इलेक्ट्रिक आर्क में नाइट्रोजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड में और H2 बाहर निकल जाता है। यदि इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई जाए, एल्यूमिना एज ए कैटलिस्ट रहेगा, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगी, तब भी HCl हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ऐसे कुछ इसकी रिएक्शन है, आपको समझा दूं किसके साथ है, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ जो मीथेन की रिएक्शन है। तो ये आपके पास में एल्केन के बारे में था। अब मैं 2-3 चीज बता रहा था आपको, देखो उनको समझो, जैसे क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है, क्वालिटी ऑफ डीजल है, इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन समझाता हूं, नोकिंग समझाता हूं पेट्रोलियम का। नोकिंग का मतलब समझते हो कि जब पेट्रोलियम का कंबेशन इंजन जो अपने ऑटोमोबाइल वगैरह में होते हैं, ठीक है ना, कंबेशन होता है इंजन के अंदर, तो मेटेलिक साउंड आती है, उसको कहते हैं नोकिंग। एक बार वापस, इंटरनल कंबेशन से जो इंजन होते हैं ऑटोमोबाइल्स वगैरह के, उनमें क्या है, मेटेलिक साउंड आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, नोकिंग। उस नोकिंग से एनर्जी लॉस होती है, नोकिंग से एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। नोकिंग की जो नेचर है हाइड्रोकार्बन की या पेट्रोलियम की, वो इस ऑर्डर में होती है। सबसे ज्यादा तो नोकिंग होती है एन एल्केन से, स्ट्रेट चेन। सबसे ज्यादा नोकिंग कौन किसकी होती है, एन एल्केन से। उसके बाद में होती है ब्रांच्ड एल्केन से, थोड़ी कम होती है ब्रांच्ड एल्केन, थोड़ी कम किससे है, ब्रांच्ड एल्केन से नोकिंग। इसके बाद में ब्रांच्ड एल्केन के बाद में होती है एल्कीन से, उससे थोड़ी कम होती है एल्कीन। फिर होती है साइक्लो एल्केन से, साइक्लो एल्केन। और सबसे कम नोकिंग होती है एरोमेटिक कंपाउंडों से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टोलुइन, जोइलिन वगैरह होती है ना, उनसे। तो नोकिंग का मतलब तो आपको समझा दिया ना, इसमें क्या है, एनर्जी लॉस होती है, ठीक है, मेटेलिक साउंड आती है इंटरनल कंबस्टेशन इंजन से, तो इसको कहते हैं नॉकिंग। ऑर्डर ये है, इसका मतलब ये है कि जब एनर्जी लॉस होती है तो नॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पेट्रोलियम में कुछ एंटी नॉकिंग एजेंट डाल दिए जाते हैं। जैसे सबसे गुड एंटी नॉकिंग एजेंट है टेट्रा इथाइल लेड, टेल जिसको कहते हैं, गुड एंटी नॉकिंग एजेंट। ये क्या करता है, इथाइल फ्री रेडिकल बना देता है। अब जब फ्री रेडिकल का टेट्रा इथाइल लेड, टेल जिसको कहते हैं, ये क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट है। क्या जनरेट करता है ये, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जनरेट होने से एल्केन जो होती है ना, वो ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाती हैं।
जिससे गुड क्वालिटी हो जाती है और नॉकिंग कम हो जाती है। लेकिन फिर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वैसे बता दूं ये प्रोहिबिटेड है, उसका रीजन है एक तो लेड पॉइजनिंग नेचर का होता है, एक हैवी मेटल है, और दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। इसलिए इस कंपाउंड को क्या कर रखा है, बैंड कर रखा है गवर्नमेंट ने, इसको नहीं ऐड करते हैं पेट्रोलियम में। इसलिए पेट्रोलियम की नॉकिंग प्रॉपर्टी कम करने के लिए, पेट्रोलियम की नॉकिंग प्रॉपर्टी कम करने के लिए दो रिएक्शन जैसे अभी मैंने बताई थी, एक तो आइसोमराइजेशन, एक तो आइसोमराइजेशन और एक रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग थी ना जिसमें बीटीएक्स बेंजीन टोलुइन जाइलिन बनती है, ध्यान रखना, इसमें कार्बन 6 से 8 तक के हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनको पहले साइक्लाइजेशन कराते हैं फिर एरोमेटाइजेशन, जिससे क्या बन जाता है, बीटीएक्स बेंजीन टोलुइन और जाइलिन ये बनाए जाते हैं। तो इसलिए आइसोमराइजेशन AlCl3 तो ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचिंग होने से भी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है, और यदि आपने एरोमेटाइजेशन कर दिया तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी सबसे कम। तो ये दो काम लिए जाते हैं। अच्छा, इस नॉकिंग प्रॉपर्टी के बेस पे पेट्रोलियम की क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है। सबसे ज्यादा नॉकिंग, हाईएस्ट नॉकिंग तो होती है N-हेप्टेन, इसलिए उसकी जो क्वालिटी है ना तो इससे दी जाती है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल किसके बेस पे दी जाती है, नॉकिंग प्रॉपर्टी के बेस पे, ठीक है। तो इस रेंज में इसको जो ऑक्टेन नंबर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर N-हेप्टेन, प्योर N-हेप्टेन, उसका स्केल दिया जाता है ऑक्टेन नंबर 0। इसका मतलब है कि इसके अंदर नॉकिंग प्रॉपर्टी हाईएस्ट, इसके अंदर नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, हाईएस्ट, इसलिए इसका स्केल कितना दिया जाता है, ऑक्टेन नंबर 0। और एक है आपके पास में आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन, ठीक है, केमिकल नेम भी अभी इसका बताऊंगा। इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी सबसे कम, कहती है प्रॉपर्टी नॉकिंग प्रॉपर्टी सबसे कम, इसलिए इसको ऑक्टेन नंबर कितना दिया जाता है, 100। तो इस पेट्रोलियम की क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए ऑक्टेन नंबर दिए जाते हैं, जिसका स्केल कितना है, 0 से और 100 तक। हालांकि ज्यादा भी होते हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। इसका 0 किसको दिया जाता है, N-हेप्टेन को, क्यों, हाईएस्ट नॉकिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, स्ट्रेट है, ध्यान रखना। और आइसो ऑक्टेन को क्या दिया जाता है, 100, क्यों, क्योंकि इसकी लीस्ट नॉकिंग प्रॉपर्टी। इस आइसो ऑक्टेन को समझ लो, इसका देखो एक बार आपको समझाता हूं। इसका नाम है, वैसे केमिकल नेम है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। देखो 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, पेंटेन ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। इसको और क्या कहते हैं अपन कॉमनली, क्या कहते हैं, आइसोक्टेन। वैसे मैं आपको समझा दूं, इसमें जो आइसोक्टेन नेम है ये इनकरेक्ट है इसका नाम, क्योंकि आइसो टर्म के लिए मैं आपको बता देता हूं, आइसो टर्म की खास बात, आइसो टर्म जब यूज की जाती है जब एक एंड पर ये और बाकी चेन कहती होनी चाहिए स्ट्रेट। इसका मतलब है कि जो आइसो ऑक्टेन लिया गया है वो कहता है इसका इनकरेक्ट नेम है, लेकिन चला आ रहा है बाई कन्वेंशन, इसलिए हम भी इसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं, इनकरेक्ट नेम है। आइसो टर्म कब काम में ली जाती है, जब एंड पर ये ग्रुप हो और बाकी चेन कहती होनी चाहिए स्ट्रेट, उसके लिए काम लिया जाता है ये, ठीक है ना। बाकी आपको बता दूं कि इस आइसो ऑक्टेन। अच्छा, और दूसरा इससे ज्यादा भी कई बार होती है इनके, देखो मैं आपको लाइन समझा देता हूं। तो अपने वैसे जनरली जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना उसमें ऑक्टेन नंबर 8 यानी ऑक्टेन नंबर 80 के जनरली फ्यूल्स काम में लिए जाते हैं। एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसके अंदर इससे भी हाई क्वालिटी के काम में आते हैं। जैसे एक कंपाउंड आपको बता दूं, ट्रिप्टेन नाम है उसका, ट्रिप्टेन 2,2,3, देखना इसको भी देखो एक बार, 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है इसको, ट्रिप्टेन कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, ट्रिप्टेन। ट्रिप्टेन जैसे वो आइसोक्टेन थी उसी तरह थे। इसकी जो है क्या बोलते हैं ऑक्टेन नंबर, ये है 123 जनरली एरोप्लेन वगैरह में ये काम लिया जाता है। अच्छा, वैसे इसको भी देखना एक बार, इसको भी आइसोहेप्टेन कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, आइसोहेप्टेन कॉमनली, जो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आइसो के लिए तो मैंने बताया था ना, हेप्टेन का मतलब कार्बन 7 है, वो बात सही है। आइसो का टर्म कब काम में ली जाती है, जब ये होना चाहिए बाकी स्ट्रेट, तो ऐसा थोड़ी है। तो इसको भी कॉमनली आइसोऑक्टेन कहते हैं, जो कि एक इनकरेक्ट नेम है, इसका ध्यान रखना आप, आइसोऑक्टेन इनकरेक्ट नेम है। तो ये तो था थोड़ा सा किसके बारे में थी मेरी बात, इस नॉकिंग एजेंट के बारे में या जो पेट्रोलियम की क्वालिटी वगैरह के बारे में। और समझा दूं आपको, देखो इसका 125 है, इसका ऑक्टेन नंबर कितना है, इसका 125, जो एरोप्लेन वगैरह में काम लिया जाता है। इसी तरह से जो ये मार्स गैस होते हैं ना, CH4 जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसका ऑक्टेन नंबर है 122। और जो CNG होती है, CNG में क्या होता है, ये कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जब मीथेन को कंप्रेशन जो फ्यूल वगैरह में काम में ली जाती है, इसकी ऑक्टेन नंबर है 130। इथेन, इथेन उसकी ऑक्टेन नंबर है, यदि नोट करना चाहें तो 101। प्रोपेन C3H8 उसकी ऑक्टेन नंबर है 96। और ब्यूटेन C4H10 उसकी ऑक्टेन नंबर है 89। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ ऑक्टेन नंबर थे जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ डीजल, डीजल के बारे में बताता हूं, देखो इधर क्वालिटी ऑफ डीजल किस बेस पे दी जाती है। अच्छा, डीजल में भी देखो, इसमें कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हायर कार्बन तक के होते हैं। कार्बन मेरे ख्याल से कार्बन 11 से और कार्बन 18 तक के जो कंपाउंड होते हैं ना, उनको अपन डीजल का उसमें रखते हैं कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसमें भी कंबेशन रेट के बेस पे दिया जाता है क्वालिटी, इसको रेटिंग किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंबेशन रेट। कंबशन रेट के बेस पर इसकी क्वालिटी दी जाती है डीजल की। तो आपको समझा दूं, ये कार्बन है आपके पास में 16, कार्बन 16 का एल्केन, ये इसको कहते हैं कार्बन 16 को, वैसे तो इसको कहते हैं C10, कॉमन नेम क्या है इसका, C10, इसलिए इसको C10 नंबर ही कहते हैं। आपको समझा देता हूं क्या नंबर दिया जाता है डीजल की क्वालिटी को, C10 नंबर से। जैसे वहां इस ऑक्टेन नंबर था, ऑक्टेन नंबर, इसी तरह से यहाँ पर दिया जाता है C10 नंबर। C10 नंबर किसके बेस पर है, कंबशन रेट पे। तो इस ये जो C10 है, वैसे इसका IUPAC नेम है हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन। इसका कंबशन रैपिड होता है। कंबशन कैसे होता है, रैपिड, इसलिए इसको स्केल दिया जाता है 100। C10 नंबर कितना है इसका, 100, ऑन द बेसिस ऑफ रैपिड कंबशन, ऑन द बेसिस ऑफ रैपिड कंबशन। ध्यान रखना, रैपिड कंबशन के बेस पर सबसे ज्यादा नंबरिंग दिया जाता है C10 को। और ये नेप्थिलीन है, फर्स्ट मिथाइल नेप्थिलीन। देखो इधर